इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आप देखेंगे इसमें पहला ही जो वर्ड है, पहला ही शब्द है वो है इफ। इफ का मतलब क्या होता है? यदि, यानी अगर। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा पे आधारित ये सेंटेंस चल रहा है। इफ यू गिव मी अ टॉफी आई विल गिव यू अ पेंसिल। सपोज दो बच्चे आपस में एक दूसरे को चीज नहीं दे रहे थे, एक ने देखा दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ टॉफीज हैं तो उसने देख करके मांग लिया, एक टॉफी मुझे दे दे। तो उसने कहा था तेरे हाथ में भी तो इतनी सारी पेंसिल हैं, तेरे पास भी तो इतनी सारी पेंसिल्स हैं, आई विल गिव यू ए टॉफी इफ यू गिव मी ए पेंसिल। अगर तू मुझे एक पेंसिल देगा तो मैं तुझे एक टॉफी दूंगा। एक टॉफी तुझे कब दूंगा? जब तू मुझे पेंसिल देगा। तो शर्त इसमें छुपी हुई क्या है कि रिजल्ट तब बनेगा जब ये शर्त पूरी की जाएगी। इट मीन्स टॉफी मैं तब दूंगा जब तू मुझे एक पेंसिल देगा, पहले ये शर्त पूरी कर। तो जितने सेंटेंसेस हमने कल किए थे वो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें खास बात जो मैंने कल बताई थी वो ये थी कि इन सेंटेंसेस में आप 3 कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस देखते हो। कौन से थे वो? अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो आगे चलकर सिंपल फ्यूचर होगा। अगर इफ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में है तो आगे चल के वुड प्लस V1 होगा। और अगर इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो आगे चल के वुड हैव प्लस V3 होगा। देखिए जरा इसी बात को, ये कुछ सेंटेंसेस हमने कल कर लिए थे, इसी पेज को हम करके गए थे। इफ ही टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव नॉट पनिश्ड हिम, ये सेंटेंस आपने राइट कर दिया था। इफ रोहन हैड टोल्ड द पुलिस एवरीथिंग क्लियरली द सिचुएशन वुड नॉट वर्सन, ये कल करवाया था। नए पेज पे देखते हैं इसको। देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस का पूरा टॉपिक इन 5-6 पॉइंट्स पे टिका हुआ है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम यहाँ देखेंगे। नंबर 1, सबसे खास बात इसमें क्या आई? टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, जो मैंने कम से कम 10 बार बोल दिया। इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट, आगे चल के सिंपल फ्यूचर। इफ क्लॉज सिंपल पास्ट, आगे चल के वुड या कुड या माइट प्लस जैसा सेंस निकल रहा हो मॉडल उस हिसाब से प्लस V1। और नंबर 3, अगर इफ वाला टुकड़ा पास्ट परफेक्ट में हो तो आगे चलकर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखी जाती है कि इफ वाले टुकड़े में, इफ वाले क्लॉज में, इफ क्लॉज में अगर फ्यूचर बताने वाला कोई मॉडल लगाया गया हो, फ्यूचर बताने वाला विल का ही पास्ट, वुड या शेल, फ्यूचर बताने वाला कोई भी वर्ड लगाया हो तो उसको आप ना लिखें, ना बोलें। इट मीन्स उसको गलत माने। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर इसकी जगह ये बोला जाए इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, तो दोनों का जब हिंदी लेते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड तो हिंदी बनती है अगर तुम मेहनत करोगे। तो सर सही तो बोल रहे हो, क्योंकि सेंटेंस जो चल रहा है वो चल रहा है फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। अगर तुम मेहनत करोगे, कब करोगे? आगे चलकर मेहनत करोगे, तो सर फ्यूचर आना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बताया कि इफ क्लॉज और आगे चल के जो क्लॉजेस दूसरा जुड़ता है इसके साथ, जिसमें आप कहते हैं यू विल पास, वो भी फ्यूचर में है। तो कभी भी एक ही सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस इंग्लिश में आपको फ्यूचर टेंस में नहीं लेने हैं, नहीं दिखाई देंगे। अगर हैं तो उनमें गलत है। गलत क्या है? इफ वाले क्लॉज में विल, शैल या वुड लगाना गलत होगा। हम कुछ सेंटेंसेस रखेंगे आपके सामने, जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें किसी सेंटेंस में 1, 2, 3 में आपको ये मिलेगा, या विल मिलेगा, वुड मिलेगा, शैल मिलेगा। तो आप वहीं समझ जाएं इफ क्लॉज के अंदर ये विल, वुड, शैल गलत है, गलती यहाँ पाई जा रही है। नंबर 3 है, दोनों क्लॉजेस को आगे पीछे करने पर सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास कह दें या यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड कह दें तो सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
नंबर 4 लिखा है सेंस के अनुसार मॉडल कोई भी आ सकता है। ये कल बात हो गई थी, आज फिर से मैंने आपके लिए लिख के रखा पहले कि मॉडल कोई भी आ सकता है सेंस के अनुसार। आप पास हो जाएंगे तो यू विल पास, आप पास हो सकते हैं तो यू कैन पास, आप पास हो सकते थे यू कुड पास, है ना। और अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इफ की जगह अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए हमें ये कैसे पता चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्त वाला वाक्य। शर्त वाला वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ने पर हमें पता चलता है इसके अंदर शर्त छुपी हुई है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू गिव मी अ टॉफी आई विल गिव यू अ पेंसिल। शर्त छुपी हुई है, इसलिए इनको हिंदी में शर्त वाले और इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें एक खास निशानी ये है कि इसमें इफ वर्ड आ रहा है शुरू में। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, यदि या अगर। तो आपको ये देखना है कि सर इफ के अलावा भी आपने बताए थे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। तो मैं आपको यहां से स्टार्ट करवाता हूं आज। देखिए इफ का जो मतलब होता है वो है यदि। तो एक बार इनमें से आप जानते हो कि एक सपोज लिखा है और एक इन केस, ऊपर ऊपर जो दोनों लिखे हैं इनका मतलब भी यदि होता है। इन केस अगर, इन केस मीन्स अगर। सपोज जब हम कहते हैं अगर वो ना आया, सपोज ही डजंट कम, ऐसा कह देते हैं, तो सपोज का मतलब ही मान लीजिए, यानी कि यदि, मान लो कि ये मीनिंग निकलता है। तो इफ की जगह ये वर्ड्स भी अगर लिखे हों, ये वर्ड्स भी लिखे हों, तो इट मीन्स ये कंडीशनल सेंटेंस ही चल रहा है और सारे रूल्स वही फॉलो करने हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। तीन मेन बात ध्यान ये रखनी है कि तीनों कॉम्बिनेशंस को आप गलत ना कर दें। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, पहले इनका मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स जानते हैं या नहीं जानते। इन केस मतलब अगर, इफ मतलब तो पहले से जानते हैं, यदि या अगर। उसके बाद जानते हो क्या फर्क होता है अनलेस और अनटिल में? अगर बारीकी नहीं जानते कोई बात नहीं। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अनलेस अगर नहीं, यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इसका मतलब होता है इफ नॉट, इफ नॉट। ये समय से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड वर्ड है। अनटिल, अनटिल मतलब उस टाइम तक नहीं, जब तक नहीं। आप यहीं खड़े रहना जब तक मैं ना आऊं, जब तक यूज किया ना, जब तक ना आऊं, तो अनटिल वर्ड इस तरह सेंटेंस में यूज होता है। टिल तक, अनटिल जैसा ही है, अनटिल नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। बिफोर आप जानते हैं, आफ्टर आप जानते हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। व्हेन का मतलब भी आपको पता है, कब या जब। सपोज मैंने बता ही दिया, इफ की जगह यूज हो रहा है। सपोजिंग जब लिखा हो तो सपोजिंग दैट होता है, और अक्सर सपोज की जगह आपको सेंटेंसेस में यही मिलता है। सपोजिंग मिल गया तो इसका मतलब उसके साथ दैट लिखा भी होना चाहिए, वो मिलना चाहिए हमें। आपका काम है ध्यान से बस सुनते रहिए। मेरा दावा है कि जब ये सेक्शन पूरा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस पूरा होगा, आपको सारी बात आती होगी, आपको लगेगा ये आसान था। प्रोवाइडेड दैट, सर ये तो कभी सुना ही नहीं। तो मैंने कहा किसकी जगह आया है? इफ की जगह। प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करना तो सर किसी को कुछ प्रदान करना, देना होता है। नहीं, क्या लिखा है? प्रोवाइडेड। हिंदी में इस वर्ड को कहते हैं बशर्ते, यानी शर्त यह है कि। बशर्ते क्या होता है? शर्त यह है कि। बशर्ते का मतलब होता है शर्त यह है कि। एज सुन एज, एज सुन एज के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो आप जब यूज करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ये आपका यूज किया हुआ है। और एज सुन एज का ये भी मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ओके, एज लॉन्ग एज, जब तक। तो यहां जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो इफ की जगह काम आने वाले वर्ड्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं सेंटेंसेस।
एक एक सेंटेंसेस में, एक एक सेंटेंस में सारी बात, सारी मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी। देखिए जरा फर्स्ट सेंटेंस को और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता या समझ में नहीं आया, आप उस बात से घबराइए मत, क्योंकि टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा आने तक सुनते रहिए, समझते रहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, टॉपिक आपको जब खत्म होगा आप ही कह के उठेंगे सर बहुत अच्छा समझ में आया। बीच में हो सकता है कई बार हम ध्यान नहीं दे रहे होते, या इस एग्जाम्पल ने पहले आता तो ठीक रहता, ये एग्जाम्पल बाद में दिया गया, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन क्या लिखा है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। अभी अभी आपने देखा इफ की जगह कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, तो एक बार आप देखें, इस सेंटेंस को देखें। सर हैड यू, ये तो एक क्वेश्चन ना बन गया। हैड यू से आपने जैसे शुरू किया, डिड यू, हैड यू, डू यू, ये तो क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ये कुछ और लिखा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है। हैड यू वर्कड हार्ड, ये कौन सा टेंस बनाता है? हैड यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, कोमा तक कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, जानते हो ना, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सर इसमें ना तो इफ लिखा है, ना ही आपने जो वर्ड्स बताए वो कहीं नहीं लिखे। तो ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट हैड से स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। इफ की जगह सीधा हैड भी लिखा जा सकता है। हमने देखा इफ की जगह सपोज आ सकता है, सपोजिंग दैट आ सकता है, बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, एज सुन एज आ सकता है, एज लॉन्ग एज आ सकता है, सपोजिंग दैट आ सकता है। ये देखे हमने। तो एक और जोड़ लीजिए साथ में, वो क्या जोड़ना है कि इफ की जगह हमने इस सेंटेंस में देखा, आप उस जगह हैड भी रख जाते हैं। यानी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनकी स्पोकन बहुत अच्छी है, तो वो कंडीशनल को हैड से स्टार्ट करके भी बोल देते हैं। जिसको बोलना तो ये चाहिए था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। करेक्ट सेंटेंस, मैंने करेक्शन यहाँ जो गलती है वो अभी पढ़ी है, हैड यू वर्कड हार्ड बोल दिया गया। सर ये तो होना चाहिए इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तब हम पहचानेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप यहाँ देखिए, हैड यू वर्कड हार्ड, वर्ब जिस तरह लिखी हुई है हैड प्लस V3, तो ये पास्ट परफेक्ट बनता है। इसका मतलब हैड की जगह क्या यूज भी कर सकते हैं? इफ की जगह हैड, हैड की जगह इफ। तो जितने वर्ड्स आपने पहले नोट किए हैं या नोट करेंगे, पेज आपके सामने निकला, आप वीडियो को वापस घुमा के चला सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स थे। इफ की जगह आप हैड भी लिख लीजिए। ओके, इन सेंटेंसेस को करने से पहले, इसके साथ ही, ताकि बात पहले खत्म हो जाए, इफ यू टोल्ड मी क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। क्या लिखा है? इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जो इंग्लिश बोलते हैं बहुत तेजी से, फ्लुएंटली बोलते हैं, वो इसको ऐसे भी बोल जाते हैं। क्या लिखा है?
वर आई इन प्लेस ऑफ यू, इसका मतलब यही बनता है इफ आई वर यू, मतलब इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, मीनिंग यही बनता है वर आई इन प्लेस ऑफ यू या वर आई यू। इसका मतलब है इफ की जगह कौन सा वर्ड ले लिया गया, स्टार्ट कहां से किया गया, वर से। इफ की जगह कौन सा वर्ड ले लिया गया, स्टार्ट कहां से किया गया, वर से स्टार्ट कर दिया गया। तो आप इसको भी साथ रख लें, इफ की जगह आप हैड भी ले सकते हैं, इफ की जगह वर भी आपके सामने आ सकता है, इफ की जगह बाकी वर्ड्स तो मैंने बता ही दिए। सेंटेंसेस से पता चलता है कि इफ की जगह हैड लगाया जा सकता है, इफ की जगह वर लगाया जा सकता है। वॉज नहीं, देखें जरा, आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। इसमें पहले मुझे यह बताइए कि इसमें इफ की जगह कौन सा वर्ड आया, कहां आया है। इफ की जगह यहां तो आई लिखा है, आई तो नहीं हो सकता। कोई ऐसा वर्ड कहीं ऐसा तो नहीं है, इस कहीं ऐसा तो नहीं है इस सेंटेंस को उल्टा लिखा गया। उल्टा लिखने का मतलब है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ऐसा तो नहीं है। आई शैल टेक यू फॉर लॉन्ग ड्राइव, आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, इफ यू की जगह क्या लिखा है, आफ्टर। इसका मतलब इफ वाले टुकड़े को बाद में लिखा गया है, लेकिन इफ की जगह लगा क्या है, इफ की जगह लगा क्या है, आफ्टर। इफ वाले टुकड़े में क्या नहीं आना चाहिए, विल या शैल। हम उन्हीं 5 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो 5 पॉइंट्स सिखाए जा चुके हैं। इफ वाले क्लॉज में, इफ वाला क्लॉज कहाँ है जी, आफ्टर लिखा है उसकी जगह, ये वही चल रहा है। इफ वाले क्लॉज में विल शैल वुड नहीं आने चाहिए, बस मिस्टेक वही है। तो चलते सेंटेंस में मिस्टेक निकाली गई। आई शैल टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कहां है वो वर्ड जो इफ की जगह लिखा गया है, बिफोर, शुरू में। इफ द पुलिस की जगह क्या लिखा गया है, बिफोर द पुलिस विल कम। पूरा सेंटेंस का अगर मतलब देखें, बिफोर द पुलिस विल कम, इससे पहले कि पुलिस आ जाए, यू शुड बेटर, थोड़ी स्पेलिंग यहां टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी का क्या मतलब होता है जानते हो, अग्रिम, बेल होती है जमानत। तो कुछ वोकेबलरी भी अब साथ जुड़ने लग गई है कि सर इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है क्या क्या वर्ड्स लिखे गए हैं। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी अग्रिम, बेल मतलब जमानत। बिफोर द पुलिस विल कम या कम, क्या होना चाहिए, इफ वाला टुकड़ा चल रहा है, इफ वाला क्लॉज चल रहा है, उसी टुकड़े में विल या शैल वुड नहीं आने चाहिए। इसका मतलब मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, विल नहीं आना चाहिए। तो कैसे बोलेगा, बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। इसका मतलब अग्रिम जमानत ले लो, इससे पहले कि पुलिस आए आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी देखा करें। और मिस्टेक्स इस तरह निकालते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। क्या बात की मैंने, पांच पॉइंट्स क्या क्या थे एक बार मैं फिर से बता दूं। तीनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट तो आगे चल के मैंने बता दिया, इफ वाला क्लॉज सिंपल पास्ट आगे चल के मैंने बता दिया, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट तो आगे चल के वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक दूसरा क्या मतलब हुआ इसका, इस इशारे का क्या मतलब हुआ, अगर दोनों क्लॉजेज आगे पीछे बोल दिए गए, लिख दिए गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह की बात आई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे अगर लिख दिए जाए बोल दिए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओके। तीसरी बात, इफ क्लॉज में विल शैल वुड नहीं आना चाहिए, आया है तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, तो वो भी हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा। चौथी बात, इफ की जगह क्या हमेशा इफ ही आता है कंडीशनल सेंटेंस में? नहीं, इफ की जगह कुछ 2-4 वर्ड्स वैसे बोल दीजिए, इफ की जगह 2-4 वर्ड्स वैसे बोल दीजिए जो मैंने सिखाए। इफ की जगह सपोजिंग दैट, इफ की जगह बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वर से स्टार्ट हो सकता है, हैड से स्टार्ट हो सकता है। तो वो सेंटेंसेस की एक लिस्ट मैंने आपको बोर्ड पर बता दी। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी यहां आपको दिक्कत नहीं आती। इन केस करेक्ट आंसर ठीक दिया है, विल नहीं आएगा, व्हेन बता दिया, हैड भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। मनोज लिखते हैं करेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको समराइज भी कर दिया, कैसे मैंने शुरू किया, कैसे मैंने ख़त्म किया। इस तरह के सेंटेंसेस आप करेंगे, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताएंगे मुझे। मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जहां आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सर ये आपने पढ़ाया था, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो मैं एक डाउट क्लास के रूप में एक क्लास भी लगाएंगे, तो आपकी सारी समस्याओं का हल यहाँ मिलेगा आपको। इसी तरह अभी ऐसा मानते हुए पहले मैं ये बताता हूँ कि अब तक पढ़ा क्या है आपने। अब तक स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है टेंस की पहचान कैसे की जाती है, पढ़ा है। टेंस की पहचान करने के बाद आपने कुछ छोटी छोटी बातें ऑप्शंस के रूप में आपके सामने रखी गई, जो कभी आपने 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ी थी लेकिन अब भूल गए थे। क्या डिफरेंस, कैसे यूज़ करते हैं हैज़ हैव, कैसे यूज़ करते हैं वाज वर, कैसे यूज़ करते हैं वर्ब के साथ एस सी एस, कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, ये छोटी छोटी बातें बताई गई। उसके बाद हम आ गए कंडीशनल पे। कंडीशनल में भी वर्ब का ही काम चल रहा है। किस तरह की वर्ब हो, कौन सा टेंस लिखा हो तो आगे क्या करते हैं, किस तरह की वर्ब लिखी है, कौन सा टेंस लिखा है। टेंस को कौन बनाता है, वर्ब बनाती है। इफ क्लॉज अगर कौन से टेंस में हो कि आगे चल के वुड है प्लस V3 करते हैं, तो आपको मालूम है कौन सा हो, कौन सा हो, पास्ट परफेक्ट। इफ क्लॉज कौन से टेंस में हो कि आगे चल के वुड प्लस V1 कर जाते हैं, सिंपल, ये बातें आपको आती हैं। इसी तरह का एक सेक्शन हम और करने जा रहे हैं। ये पहले क्यों करवा रहा हूँ, ये पहले क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ख़ास तौर पे आपके एग्ज़ाम में पके पकाए क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप टाइम रहते रिवीजन कर पाएँ। देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इसको, एक बार आप इस सेंटेंस को देखें। As soon as I reached the station, the train left. इस सेंटेंस का क्या मतलब बनता होगा, as soon as I reached the station, the train left. ध्यान रखिए, as soon as का मीनिंग एक तो आपको मालूम है, as soon as possible के साथ जब यूज़ करते हैं तो जितना जल्दी हो सके मीनिंग निकलता होगा, लेकिन as soon as का मैं आपको पहले बता दूं क्या मीनिंग निकलता है यहाँ। as soon as का मतलब होता है जैसे ही। अब सेंटेंस का मतलब आप बताइए, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। as soon as I reached, ये कौन सी वर्ब फॉर्म है, रीच की कौन सी, सेकेंड या थर्ड, सेकेंड फॉर्म। थर्ड होती तो हैज, हैव, हैड साथ में होता। ओके, सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट आने का मतलब कौन सा टेंस बना हुआ है, सिंपल पास्ट।
एज सून एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा या पहुंचा, पास्ट टेंस कौन सा है, यहाँ लिखा कौन सा है, पास्ट। इसका मतलब जब आपको टेंस पता हो तो आप हिंदी बनाते समय भी उसी तरफ मोड़ लें। पहुंचूंगा कहते हो, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचूंगा, अगर ऐसे कहते हो तो ये फ्यूचर की तरफ जा रही है। यहाँ पास्ट लिखा है तो आप अपनी हिंदी को भी पास्ट की तरफ मोड़ दीजिए। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, आप जैसे ही पहुंचे, आगे क्या हो गया, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट। गाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी रवाना हो गई, क्या लिखा है बता सकते हैं? गाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी रवाना हो गई? द ट्रेन लेफ्ट लिखा है, और लेफ्ट मतलब लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, इसका मतलब सेकंड फॉर्म लिखिए। दोनों का मतलब, अगर हम बोलते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट तो उसका मतलब भी है गाड़ी पास्ट टेंस चल रहा है, और अगर बोलते हैं द ट्रेन लेफ्ट उसका मतलब भी पास्ट चल रहा है। तो हमें ठीक से समझ में आया कि ये क्या लिखा है, गाड़ी छूट चुकी थी या। ध्यान रखिए, यहां कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका मतलब बनता है गाड़ी छूट चुकी थी, इसका मतलब है गाड़ी छूट गई। चुकी थी का मतलब हो जाएगा मेरे पहुंचने से पहले ही छूट चुकी थी। देखिए दोबारा, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही। यहां हिंदी में मैंने बताया जैसे ही। आप हिंदी में जब भी कोई सेंटेंस जैसे ही से बोलते, पास्ट की बात करने के लिए जैसे ही मैं घर से निकला, बारिश शुरू हो गई या बारिश शुरू हो चुकी थी? बारिश शुरू हो गई। और इजी करता हूं, मैंने अभी अभी स्विच को ऑफ किया, लाइट चली गई। मैंने जैसे ही बटन दबाया, लाइट जा चुकी थी या चली गई? चली गई। जा चुकी थी का मतलब हो जाएगा बटन दबाने से पहले ही लाइट जा चुकी थी। तो यहां भी सेम हिंदी आपको बनानी है। अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया सही मतलब क्या बनता है इसका। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी रवाना हो गई। ये देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट के दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, कैसे पता चलता है? आप ही ने कहा जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी, वैसे ही साथ के साथ क्या काम हो गया, गाड़ी रवाना हो गई। अगर हम कहते हैं गाड़ी छूट चुकी थी तो यहां साफ पता चलता है गाड़ी चलने का काम पहले हो चुका था, मैं बाद में पहुंचा। यहां ये लिखा नहीं है। ओके, क्या समझाना चाहता हूं? अब मैं स्टार्ट करता हूं। सेंटेंस अभी लिखा, अब मैं स्टार्ट करता हूं। आप 1 मिनट के लिए पढ़ाई से हट जाए, मतलब फॉर्मल स्टडी नहीं हो रही, मैं क्लास में नहीं हूं, आप क्लास में नहीं बैठे, आप ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे हैं इस वक्त, हम कहीं मिले हैं और आपस में बातचीत चल रही है। तो एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं, देखिए मैं यहां क्लास में जब पहुंचा, हाँफते हुए पहुंच रहा हूं, और ऐसा मान के चलिए कि जब मैं घर से क्लास के लिए निकलता हूं, मेरे पास अपना कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बाइक है, मैं ट्रेन पकड़ के यहां तक आता हूं, ऐसा मान लीजिए एक बार। ओके, मान लिया। मुझे हाँफते देखकर आपने पूछा सर क्या बात हो गई, लेट हो रहे थे क्या आज, कैसे भागते हुए आ रहे हो? तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं ऐसी, एक्चुअली बात आज ये हुई कि ट्रेन निकल जाती आज। अच्छा, इससे पता चलता निकली तो नहीं। तो आपने जब बात पूछी तो मैंने कहा सर, मैंने कहा बेटे बात ये है, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, आज गाड़ी निकल जाती, और जब निकल जाती तो आपकी भी क्लास जाती, मैं भी परेशान होता, इतनी दूर से आया भी और ना पढ़ा पाए और टाइम बेकार हो गया, ऐसा मूड भी खराब होता। चलो सर निकली तो नहीं ना? हाँ जी निकली नहीं, चलो पहुंच गए, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट बोला गया। हिंदी मतलब भी मैंने बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्लास के बाद मेरी दूसरी क्लास थी। उस क्लास के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर पिछली क्लास में हम पास से निकले थे, आप बच्चों से कुछ कह रहे थे, ट्रेन निकल गई, गाड़ी छूट गई, सर वो किसकी बात थी, बताना, हमें भी बताओ। ओके, जब उनको मैं बताने लगा तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई खास बात नहीं थी। क्या बोल दिया मैंने?
देखिए जरा क्या बोल दिया मैंने। जब उन्होंने कहा सर क्या बात हो गई, तो मैंने कहा नहीं कोई खास बात नहीं थी। एक्चुअली नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। बच्चे सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं सर, नो से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को। नो का मतलब होता है ना, नो सूनर मतलब सूनर, समझ में नहीं आया सर। तो एक बार 1 मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए, मुझे भी मालूम है यह समझ कम आ रही है, इस सेंटेंस में समझ कम आ रही है, 1 मिनट के लिए तो समझ कम आ रही है, लेकिन 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद पूरा हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगी बात। सुनते रहिए। आपको कुछ नहीं मालूम अगर इसके बारे में, तो ऐसा मानिए एज सुन एज का जब मतलब जैसे ही है, तो एक बार उसी की जगह क्या लिखा गया है, नो सूनर। वहां एज सुन एज लिखा था या नो सूनर लिख करके बात को स्टार्ट किया गया है। तो एक बार मान लीजिए बात तो सेम ही कह रहे हैं टीचर, क्योंकि वहां भी केस क्या है, आपको बताते समय भी तो बात यही थी कि ट्रेन निकलने वाली थी और मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। जैसे मैं पहुंचा गाड़ी रवाना हो गई, नहीं तो निकल जाती। ओके, यहां भी केस तो वही है, बात थोड़ी बदल रहा हूं मैं, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट बोल दिया गया। समझ में नहीं आई स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना जरूर समझ में आया, द ट्रेन लेफ्ट करके समझ में लास्ट में आ गया, वो गाड़ी निकलने की बात कोई कर रहे हैं। चलो फिर जब इसको क्लियर करें, तो यहां लिखा था नो सूनर। एक बार ऐसा मान लें, इन दोनों का मतलब एक ही बनता है, एक बार मान लें तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है। ओके, इसके बाद दूसरी क्लास के बाद मेरी जब तीसरी क्लास थी, तो सेम बात का डिस्कशन उस क्लास में भी हो गया। बच्चों ने पूछा सर आप कुछ कह रहे थे उनको, हमें बताया बच्चों ने, सर क्या गाड़ी की क्या बात थी आज। तो सेम बात मैंने इंग्लिश में जब उनको कही, तो बात कहने का तरीका ये था, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन when the train left. Hardly had I reached the station when the train left. Okay. आप ये तो जानते हैं ना हार्डली का मतलब क्या होता है। हार्डली जब हम यूज करते हैं तो वर्ड मुश्किल से। सर प्लीज आप बताएंगे कि बस स्टैंड कहाँ है, ऑटो पकड़ना पड़ेगा। अजय नहीं, ऑटो पकड़ने की क्या जरूरत है, हार्डली 1 मिनट का रन है, आप पैदल जा सकते हैं। तो हार्डली जब हम कहीं बोलते हैं उसका मतलब होता है मुश्किल से। ओके, तो मैं इसकी पूरे की हिंदी खुद बता रहा हूं ताकि परेशानी ना हो। मुश्किल से अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी रवाना हो गई। इसका मतलब भी सेम बन रहा है, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी रवाना हो गई, मुश्किल से अभी पहुंचा ही था गाड़ी रवाना हो गई। तो मैं आपको पहले बता दूं, तीनों की हिंदी जो आप तीनों का मीनिंग समझ रहे हैं वो एक ही मीनिंग निकल रहा है, जैसे मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी रवाना हो गई। लेकिन लिखा कितनी स्ट्रक्चर में, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है। ओके, क्या करना है इसमें, एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसमें, यहां सीधा आ रहे हैं हम, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख करके शुरू किया है मैंने कि क्या क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाती है, आपको किस तरह की मिस्टेक, मतलब निशाना सीधा बता रहा हूं किस तरह की मिस्टेक आती है उसमें। जब आपने इतना 7th 8th 9th 10th में पढ़ा है कि हम कुछ कंजक्शंस कॉम्बिनेशन के रूप में यूज करते आए हैं, जैसे कि ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली के साथ क्या यूज करते थे, बट ऑल्सो। इस तरह के कंजक्शन हम यूज करते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा मान के चलिए कि नो सूनर जब यूज होता है तो आगे चलकर, नो सूनर जब यूज होता है तो आगे चलकर एक खास वर्ड उसके साथ कॉम्बिनेशन में जरूर आता है। वो कौन सा, THAN, देन। जब एज सून एज यूज होता है, आपने देखा एज सून एज यूज हुआ तो आगे कोई खास वर्ड नहीं आया, कौन आया, सिर्फ कॉमा, सिर्फ कॉमा। नो सूनर जब यूज होता है इसकी तरह, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, ऐसा मान के चले। ओके, आगे सिमिलरली हार्डली जब यूज करते हैं, हार्डली हैड या हार्डली डिड आप यूज करते हैं
तो आगे चलकर देन की जगह किसने आना होता है? व्हेन ने। आगे चलकर देन की जगह कौन आएगा? व्हेन आएगा। अभी आपके सामने जब सेंटेंसेस रखे जाएं, जितनी बात इसमें सिखाई है उस बेसिस पे आप सभी सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। आप कर देंगे, मुझे विश्वास है। फिर से सुनिए, एज सुन एज के साथ आगे चल के, जब ये क्लॉज पूरा हो जाता है, आगे चल के कोई एक्स्ट्रा वर्ड डाला नहीं जाता, कॉम्बिनेशन में कॉमा आता है। नो सूनर के साथ देन और हार्डली के साथ व्हेन। एक बात और यहाँ देखिए, क्या आपको मालूम है कि जब किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड आते हैं, डू, डज या डिड आते हैं, तो साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट। डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू वेंट टू स्कूल? नहीं, डिड यू गो टू स्कूल। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड यूज हो गए हैं, उसी क्लॉज के अंदर जब वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, चाहे वो सेंटेंस पास्ट का ही क्यों ना हो। देखिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए उसका। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। गलत। क्यों गलत? सर आप ही तो बताते हैं पास्ट का सेंटेंस हो तो वर्ब फर्स्ट कैसे आ जाएगी? लेकिन पास्ट में ये कौन सा लिखा हुआ है? नेगेटिव सेंटेंस। और जब सेंटेंस में डू, डज, डिड आ जाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट। ये गलत लिखा था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, गलत है। ठीक है। और प्रेजेंट में तो आप जानते हैं, आई डू नॉट केयर, केयर्ड नहीं मिलेगा, आई डू नॉट केयर। डू के साथ वर्ब जब आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, बेशक वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, बेशक वो पास्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट में आएगी। ओके, ठीक है, समझ ली बात। अब वापस आते हैं, नो सूनर के साथ डिड लिखा है और डिड के साथ जब वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ओके। हार्डली के साथ हैड लिखा है और हैड जब आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? हैज, हैव, हैड के साथ कौन सी फॉर्म देखी जाती है? थर्ड। हैड के साथ थर्ड फॉर्म। रीच की सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होती है, थर्ड भी रीच्ड होती है। तो हमें कैसे पता चला ये सर सेकंड है कि थर्ड है? तो आप देखिए, हैड के साथ आई है, इसका मतलब पक्का ये कौन सी है? थर्ड है। हैड के साथ थर्ड ने आना होता है, डिड के साथ फर्स्ट ने आना होता है। एज सून एज की लाइन में आपने देखा सेकंड लिखी हुई है, तो एक में सेकंड, एक में फर्स्ट और एक में थर्ड। तो स्टूडेंट ये मान के चल रहे हैं कि सर अब तो इतने 15 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम भूल जाएंगे। उसीलिए बताया आपको, एग्जाम में आप कैसे भूल जाएंगे जब आपको मालूम है हेड के साथ थर्ड आती है और डिड के साथ फर्स्ट आती है। एज सुन एज का सेंटेंस अक्सर आपको पास्ट में मिलता जरूर है, लेकिन ये किसी भी टेंस में हो सकता है। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे, उससे समझोगे। चलो, एक तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है, नो सूनर के साथ आगे चल के देन, और एक हार्डली हैड के साथ आगे चलकर व्हेन होना चाहिए। दूसरा, वर्ब की फॉर्म कहीं गलत तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा नो सूनर डिड आई रीच्ड, ऐसा तो नहीं कर दिया, या हार्डली हैड आई रीच, ऐसा तो नहीं कर दिया। बस इस दो जगह आपका ध्यान रहे, आप सारे सेंटेंसेस राइट करेंगे। तो मैंने जिस तरह एग्जाम्पल दिया है कि 3 बार मैंने एक बात बच्चों को बताई। जब बच्चों ने पूछा सर क्या बात हुई, तो एक में बोला एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, दूसरी बार बोला नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, और तीसरी बार बोला हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आपका ध्यान इन पॉइंट्स पे होना चाहिए। देखते हैं आगे सेंटेंसेस क्या कहते हैं। एक बार आपके सामने सेम सेंटेंस रखा है मैंने, सेम सेंटेंसेस हैं, सेम पेज रखा है। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, और हार्डली या आप स्कैर्सली भी कह देंगे तो एक ही मतलब होता है। हार्डली, स्कैर्सली एक ही वर्ड है ये। हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ये बात जो अभी हुई, तो एक बार मैं यहाँ से बताते हुए चलता हूँ। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट सही लिखा है,
नो सूनर के साथ आगे कॉम्बिनेशन में क्या आता है? नो सूनर के साथ आगे कॉम्बिनेशन में क्या आता है? देन। और हार्डली या स्कैर्सली के साथ आगे कॉम्बिनेशन में क्या आता है? व्हेन। ओके, वह फॉर्म आप नोट कर ही रहे हैं। हैड के साथ कौन सी चल रही है और डिड के साथ कौन सी चल रही है? डिड के साथ फर्स्ट, हैड के साथ कौन सी चल रही है? थर्ड। ओके, देखिए एक बार गौर से देखिएगा क्या लिखा है? एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। शायद आप इसका मतलब तो समझ गए। एज सून एज मतलब अभी क्या बताया? जैसे ही। एज सून एज मीनिंग जैसे ही। जैसे ही क्या हुआ? टीचर क्लास में आए, वैसे ही साथ के साथ क्या हो गया? स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ओके, पास्ट की बात हो रही है, आप किसी को बता रहे हैं आज हमारी क्लास में ये हुआ, जैसे टीचर क्लास में आए सब बच्चे खड़े हो गए, तो ये बीती बात है। ओके, सेम बात को आपको किसी को और को बताना था तो आपने वहां स्ट्रक्चर बदल दी। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर डिड, डिड में आगे चल के आपने क्या लगाया हुआ है? डिड के साथ वर्ब कौन सी फॉर्म में लगाई? फर्स्ट। और यहाँ एंटर्ड लिखा था, सेकंड थी। यहाँ फर्स्ट क्यों आई? क्योंकि डिड लगा हुआ है, डिड के कारण। ठीक है, निकल गए, सही हुआ। नो सूनर, नो सूनर के साथ आगे चल के कॉमा आता है क्लॉज पूरा होने पर या कोई अलग से वर्ड? देन। एज सून एज में क्या आता है? कॉमा। नो सूनर में आगे चल के देन, और हार्डली हैड में आगे चल के या हार्डली में आगे चल के व्हेन। ठीक है, यहां तक बात हुई। सेंटेंसेस और आने से पहले मैं कुछ एक दो पॉइंट्स और जोड़ना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं कि नो सूनर के तुरंत बाद आ रहा है डिड, ये हैड भी हो सकता है, और हार्डली हैड के तुरंत बाद, हार्डली के बाद तुरंत बाद जो है हैड आ रहा है, ये डिड भी हो सकता है। इसका मतलब डिड और हैड दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हैड लिखा है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यानी हार्डली और नो सूनर के तुरंत बाद हैड या डिड आ सकता है। जरूरी नहीं है कि डिड ही आए। ज्यादातर एग्जाम्पल्स आपको नो सूनर के साथ डिड के बुक्स में दिए होते हैं, हार्डली के साथ हैड के दिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ, इसके साथ हैड नहीं लिखा हो सकता, इसके साथ डिड नहीं लिखा होता। लेकिन आपको अभी अभी बताया, अगर डिड है वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फर्स्ट। और अगर हैड है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बन रहा है तो थर्ड चलेगी। ओके, चलिए देखते हैं सेंटेंसेस क्या कहते हैं। हमें जब करेक्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं, हमसे हो पा रहे हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। फिर एग्जांपल्स हैं। एज सून एज आई एंटर द क्लास द बेल रैंग। नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास देन द बेल रैंग। क्या ये सेंटेंसेस राइट लिखे हुए हैं? पहले ये देख लीजिए। एज सून एज आई एंटर्ड द क्लास, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, द बेल रैंग। एज सून एज के बाद, क्लोज पूरा होने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि देन आता हो, व्हेन आता हो, कॉमा आता है। ठीक है, द बेल रैंग होना चाहिए कि द बेल रिंग होना चाहिए? ये कैसे पता चले? आपने जितने सेंटेंसेस अभी अभी पढ़े उसमें से मैं आपको याद दिला देता हूं। आगे चलकर सभी सेंटेंसेस एक जैसे लिखे और सिंपल पास्ट में ही लिखे। कैसे पता चला? एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। और जब नो सूनर की लाइन चली तब भी लास्ट में द ट्रेन लेफ्ट, और जब हार्डली हैड की लाइन चली तब भी लास्ट में द ट्रेन लेफ्ट। इसका मतलब आखिरी जो क्लॉज है वो तो सिंपल पास्ट में ही रख दिया आपने, वो तो सिंपल पास्ट में रख दिया। ओके, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास देन द बेल रैंग। रैंग, ये वो बच्चा नहीं बता पाएगा राइट है कि रॉन्ग है जिसको रैंग, रिंग, तीनों फॉर्म्स वर्ब की नहीं आ रही। रिंग, रैंग, रंग आती हैं, वो बता पाएगा। ये सिंपल पास्ट ही लिखा है, करेक्ट सेंटेंस है। एक बार
ज़रा देखूं क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल राइट है सर, ओके सर, राइट है सर, ओके गुड सर, प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करो सर। फर्स्ट वाले में वुड लेफ्ट होगा। Hardly had I entered the class when the bell rang. Hardly had के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बार बोल देना क्लास में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉम्बिनेशन में आगे चल के देन लगाया या व्हेन। सही, द बेल रैंग, द बेल रैंग, द बेल रैंग, तीनों बार लास्ट में सिंपल पास्ट लिखा गया, इसका मतलब करेक्ट है। ओके बेटे, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी ज़रूर। एक बार जो चल रहा है मैं उसको पूरा कर लूँ, ये बीच में रह जाएगा। देखें सेंटेंसेस, आपके लिए जो सेंटेंसेस रखे हैं, अब वहाँ आते हैं हम। देखें ज़रा, अब आप बताएंगे राइट है या रॉन्ग है। अब आप बता सकते हैं। इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। थोड़ी देर पहले हमें मालूम नहीं था इसका क्या करना है, ये राइट है रॉन्ग है। हिंदी मालूम थी। अब आप यहाँ खुद करने लगेंगे। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। अब मैं थोड़ा वेट करूँगा, 5 सेकंड्स वेट करूँगा, आपका आंसर क्या कहता है। ये राइट लिखा है, रॉन्ग। 2 जगह निशाना है आपका। एक तो नो सूनर के साथ आगे चल के कॉम्बिनेशन में कोई वर्ड आता हो, और दूसरा कहीं वर्ब फॉर्म मिस्टेक तो नहीं कर दी गई, वर्ब फॉर्म लिखने में गलती तो नहीं कर दी गई। नो सूनर डिड के साथ एंटर, यहाँ तक ठीक है। सर दोनों ही रोंग हैं, ठीक है। मनोज कुमार, देन आएगा, ओके राइट रॉन्ग, एक राइट भी लिख रहे हैं, ठीक है। जो सही बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है बच्चे। जिन्होंने बताया ये राइट है तो उनके लिए एक बार फिर से देखें। नो सूनर के साथ आगे चलकर कोमा की जगह क्या लगना चाहिए, देन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है, देन आना चाहिए, इसलिए गलत था ये। ओके, स्कैर्सली हैड ही गॉन देन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहें, आपको पता तो चल गया। पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर मतलब पुलिस वाले ने दरवाज़ा खटखटाया, और स्कैर्सली मतलब मुश्किल से हैड ही गॉन, अभी वो गया ही था, पुलिस वाले ने दरवाज़ा खटखटाया। सेंटेंस का मीनिंग भी आ गया। 2 जगह हमारा निशाना था। स्कैर्सली के बाद जब क्लॉज पूरा हो जाए, क्या आना चाहिए था, व्हेन। देन कब आता है, नो सूनर के साथ। बार बार बता दिया मैंने ताकि किसी को कोई डाउट रहे ही ना, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, सेकंड, गो, वेंट, गॉन। वर्ब सही लगी है लेकिन कंजक्शन को गलत किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसी को देख लें। नो सूनर डज मुकेश अराइव्स देन ही बिगिंस टू स्टडी। थोड़ा ध्यान से देखना। नो सूनर के साथ डिड होता है, हैड होता है, लेकिन अगर डज लगा है तो पहले हम मतलब जान लें, क्या मतलब बनता है इसका। जो मतलब स्टूडेंट्स बताते हैं अक्सर, वो ये बताते हैं सर इसका मतलब है मुकेश जैसे ही आया उसने स्टडी स्टार्ट कर दी। मैंने आपसे कहा टेंस पहचान के, अगर आप उसकी हिंदी बना भी रहे हैं, टेंस पहचान करके आप अपनी हिंदी को उस तरफ ले जाएं। टेंस फ्यूचर की तरफ जा रहा है तो हिंदी भी फ्यूचर की करें, टेंस पास्ट में जा रहा है हिंदी भी पास्ट की करें, टेंस प्रेजेंट में रुक रहा है, यहाँ डज लगा है
इसका मतलब डिड, हैड, डज नो सूनर के साथ आ तो सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या बनता है? नो सूनर डज मुकेश अराइव, मतलब पहुंचना। जैसे ही मुकेश पहुंचा या जैसे ही मुकेश पहुंचता है, कौन सा इनमें से प्रेजेंट में जा रहा है? जैसे ही मुकेश पहुंचा, उसने स्टडी स्टार्ट कर दी, ये तो बात बीती बात लग रही है। जैसे ही मुकेश पहुंचता है वो स्टडी स्टार्ट कर देता है। ये लिखा है जैसे ही मुकेश पहुंचता है वो स्टडी स्टार्ट कर देता है। ओके, लेकिन जब डू, डज, डिड लग जाते हैं तो साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगती है, एस साथ में नहीं लगता, एस साथ में नहीं लगता। ये जानकारी अगर आपको है तो ठीक, नहीं तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जब डू, डज, डिड आ जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन साथ में एस कभी नहीं लगता। ठीक है। डज मुकेश गोज टू टेम्पल, ऐसा कहना गलत है। डज मुकेश गो टू टेम्पल। सर ये क्या बता रहे हैं? आपने कहा था जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी मुकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो साथ में डज आता है, साथ में डज आता है। डज ही बोल रहा हूं, लेकिन डज के साथ जब वर्ब की फॉर्म लगेगी तो वो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगेगी, एस नहीं लगेगा। जबकि बताया ये हुआ है पहले कि थर्ड सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो जब वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म साथ में एस आता है, लेकिन किसके साथ आ रहा है? ये डज के साथ। डू, डज, डिड के साथ वर्ब फॉर्म लगती है तो बेस फॉर्म लगती है, साथ में एस नहीं आता। इसमें किसी और तरह की गलती सामने रख दी उसने। नो सूनर के साथ लिखा तो देन है, लेकिन वर्ब गलत कर रखी है। तो मैंने कहा था दो ही निशाने ज्यादातर होते हैं, या तो देन व्हेन में मिस्टेक और या वर्ब गलत करते हैं। तो ये बारीकी इसमें ये थी। ओके, क्या बारीकी निकली? अराइव आना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग सम पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ओके, स्टार्टेड स्लोगन्स लिखा है, सम वर्ड इज मिसिंग हियर, कोई बात नहीं। नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन, डिड आपको मालूम है ये कौन सी फॉर्म है? बिगिन, बिगैन और थर्ड BEGUN, बिगन। नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग। अब आप ये देखिए, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि सर ये कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं है, स्पीकिंग लिखा है, ING लिखा है। कॉन्टिन्यूस टेंस जब बनता है तो वर्ब ING से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लिखे होते हैं। यहाँ मेन वर्ब कौन है? बिगिन। स्पीकिंग अभी आपको पार्टिसिपल्स का मालूम नहीं है, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सेंटेंस को कैसे समझें कि मेन वर्ब कौन है? बिगिन है कि स्पीकिंग है? मेन वर्ब बिगिन है, बिगिन है क्योंकि अगर आपने इसको पास्ट बनाया ना तो ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज हो जाए वो मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब भी चेंज होती है। जो दूसरे वर्ड्स हैं यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिनको हम कभी पार्टिसिपल कभी जेरेंट के रूप में यूज़ करते हैं, अभी आपको नहीं आते होंगे, वो मेन वर्ब नहीं होते। मेन वर्ब जो टेंस को चेंज कर जाए। ओके, मेन वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन नो सूनर में आगे चलकर कोमा की जगह क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। कोमा की जगह देन होना चाहिए। कोमा लगाए, यहाँ गड़बड़ है। दो ही निशाने आपके पास है अभी तक। उसके बाद हार्डली हैड शी गेट अप व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। बताइए क्या मिस्टेक है? हार्डली हैड शी गेट अप व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। हार्डली के साथ व्हेन लगाया, एक तरफ ध्यान दिया, करेक्ट निकला। हार्डली के साथ व्हेन लगाया, एक तरफ ठीक निकल रहा है क्योंकि हार्डली हैड के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन आता है। ओके, हैड के साथ जब वर्ब लगी है तो गेट, गॉट, गॉट थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। हैड शी गॉट अप होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? हैड शी गॉट अप होना चाहिए। हार्डली हैड शी गॉट अप व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। अभी तक दो ही निशाने बन रहे हैं, या तो व्हेन देन में गड़बड़ की जाएगी या वर्ब की फॉर्म में गड़बड़ मिलेगी आपको। बारीकी से देखा, पता चल गया, चलिए आगे। ध्यान दीजिएगा, अब आप ही को करना है। आंसर तो मुझे बताना ही बताना है, लेकिन कोशिश आपको करनी है। नो सूनर हैड द फाइट बिगेन व्हेन ही रैन अवे। वेट करूंगा, आपका आंसर चाहूंगा, क्या निकलता है? बताना चाहोगे? लगातार दो वर्ड्स गलत किए गए हैं, पहचान सकते हो तो पहचानो। लगातार दो वर्ड्स गलत किए गए हैं। हालांकि एग्जाम में सिंगल वर्ड में आपको मिस्टेक मिलेगी, लेकिन यहाँ जिस तरह की मिस्टेक समझाई जा रही है, तो हम कहाँ कहाँ देख रहे थे? वर्ब और कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन को देख रहे हैं, तो हमारा निशाना वही था। दोनों में से कौन सा रॉन्ग है, तो आप क्या पहचान पाए, ये देखिए। देन आएगा बिगिन, देन आएगा बिगन, आएगा सर जशन, ठीक है। बिगिन देन आएगा। बेटे इतना समझाने के बाद एक बार और हेल्प कर रहा हूं जो गलत आंसर्स दे रहे हैं उनके लिए। जिन्होंने सही आंसर्स दिया है, बहुत अच्छा। बिगन और देन आएगा सर, देन आएगा। देखिए, नो सूनर के साथ पहली बात तो देन आएगा। दूसरी मिस्टेक को कोई पहचान रहा है, बहुत अच्छी बात है, पहचान रहे हैं, क्योंकि दोनों दो जगह निशाना था आपका। नो सूनर लिखा है, नो सूनर के साथ आगे चल के सर देन आता है। करेक्ट, आपने सही किया, THAN देन आता है। लेकिन हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दी गई है? अब फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको इंग्लिश सीखने से पीछे खींच रही है। वर्ब की तीनों फॉर्म, बिगिन GIN वाला, बिगैन जो लिखा हुआ है, और BEGUN बिगन तीसरी होती है। तो हेड के साथ हेड आ गया, तो फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड आएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ करेक्ट आंसर दिया है सर, बिगन और देन आएगा जशन नागी, करेक्ट। ठीक है, आगे चलें। जो यहाँ मिस्टेक अभी तक कर रहे हैं, लास्ट सेंटेंस तक पहुँचते पहुँचते एक भी गलती आपके दिमाग में ऐसा नहीं रह सकता कि अब नहीं आता मुझे, यहाँ फिर भी कमी रह गई। कोई कमी नहीं रहेगी। नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर, ब्लंडर होती है मिस्टेक, भूल। नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। वोकेबलरी आड़े आ रही है। ओके, मैं बता दूं, मिस्टेक, ब्लंडर तो मिस्टेक हो गई, भूल हो गई। करेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है सुधारने के उपाय शुरू हुए, सुधारने का काम शुरू हो गया, करने लगी। यानी जैसे उसको पता चला कि रियलाइज किया कि मेरी भूल थी, तो आगे ना हो, तो उसमें करेक्शन करने की कोशिश शुरू कर दी। देन आएगा। इसी को दोबारा बोलो। अच्छा ठीक है, हमारे टीम मैनेजर ये बता रहे हैं कि आप जब बोल रहे थे तो कुछ बीच में दिक्कत थी कनेक्शन में। मैं दोबारा बता देता हूँ। नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर। आप यहाँ अगर देख रहे हैं तो नो सूनर के बाद व्हेन की जगह देन, या देन की जगह व्हेन तो नहीं आना चाहिए था, ऐसा तो नहीं। करेक्ट आप बता रहे हैं, देन आना चाहिए। और कोई मिस्टेक सर? मिस्टेक और कोई? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा रखी है, यहाँ भी ठीक है। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी ठीक है। आगे चल के बाद में देन के बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट होता है। द ट्रेन लेफ्ट से हमने एक सेंटेंस आप याद कर लीजिए, बस उसी के पीछे चल दीजिए। आपको बार बार स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है कि ये प्लस ये प्लस ये होता है ना।
शी बिगेन सिंपल पास्ट ही है, ये मेन वर्ब बिगेन ही है। टू टेक, टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट रहती है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है। बिगेन यहाँ मेन वर्ब है, सिंपल पास्ट ही चल रहा है। ओके, ध्यान रखिए एक चीज जो और जुड़ रही है इसमें, वो ये कि अभी तक सारे सेंटेंसेस में आपने देखा नो सूनर के तुरंत बाद चाहे डिड आए चाहे हैड आ जाता है तीसरे नंबर पे। इसमें नहीं है, इसमें पहले कौन है? सब्जेक्ट। तो इन्वर्जन होना चाहिए। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उसके बारे में समझाता हूं। इन्वर्जन होना चाहिए। नो सूनर हैड शी होना चाहिए, शी हैड नहीं। क्या होना चाहिए? हैड शी। तो इसका मतलब अरेंजमेंट वर्ड्स का सही होना चाहिए। नो सूनर हार्डली के तुरंत बाद हैड या डिड आ जाता है। सब्जेक्ट बीच में पहले नहीं आता, सब्जेक्ट बाद में आता है। नोट किया होगा आपने, ठीक है। नो सूनर शी हैड नहीं, हैड शी। अब सेंटेंस पढ़ेंगे, अब राइट है। नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जो नोट कर रहे हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो एक नया पॉइंट जुड़ गया। नया पॉइंट क्या जुड़ा? कि अरेंजमेंट वर्ड्स का सही होना चाहिए। ओके, स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। एक बार देखते हैं मीनिंग क्या है। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। और ब्लो हवा का चलना, तेज हवाओं का चलना, बहना, उसको ब्लो वर्ड बोला जाता है। तूफान का चलना यानी हवा का बहना, बहुत जोर से हवा का बहना। स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। अभी वो निकला ही था कि तूफान शुरू हो गया, तूफान आ गया। ओके, स्कैर्सली अरेंजमेंट ठीक है। स्कैर्सली हैड ही लिखा है, स्कैर्सली ही हैड तो नहीं लिखा, अरेंजमेंट ठीक है। स्कैर्सली हैड ही लेफ्ट, लेफ्ट लिखा है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो वर्ब से भी छेड़छाड़ नहीं है। ओके, स्कैर्सली हार्डली के बाद व्हेन आता है या देन, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ठीक जा रहा है। ओके, हेड के बाद वर्ब भी ठीक है, हेड के बाद हार्डली, हेड के बाद स्कैर्सली, हेड के बाद आगे चल के व्हेन आता है, वो भी ठीक है। आगे चल के सेंटेंस सिंपल पास्ट होता है, तो क्या है? ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो है या नहीं? वर्ब देखनी है, स्टॉर्म नहीं। तूफान टेंस देखने के लिए किसको देखेंगे? स्टॉर्म को कि बिगेन को? वर्ब को। तो वर्ब यहाँ बिगिन, बिगैन, बिगन, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस बना रही है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट लिखा है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस सही है। सर करेक्ट है, विनीत सिंह करेक्ट, राइट है जशन नेगी, राइट है सर मनोज कुमार, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं, इसका मतलब खुशी की बात यह है कि आप समझ रहे हैं, मेहनत पल्ले पड़ रही है, मेरी भी और आपकी भी। ओके, देखते हैं और सेंटेंसेस। ये लास्ट पेज है, हम इसको खत्म करने वाले हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर मुझे बताएंगे जितनी बात बताई गई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कहाँ गड़बड़ है, क्या हमारे समझ में नहीं आया। ओके, देखते हैं। एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लासेस। होता है ना स्कूल में, जैसे ही घंटी बजी तो बच्चे क्लासेस से बाहर भागने लगते हैं, तो रश आउट, उसके लिए रन के लिए यूज़ किया गया, रन के लिए यूज़ किया गया। ओके, एज सुन एज द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लासेस। एज सुन एज के बाद कॉम्बिनेशन देखिए, देन लगा रखा है, होता है। देन किस में आता है, किसके साथ? नो सूनर हो तो देन आता है, करेक्ट। तो एज सुन एज द बेल रैंग, जब यहां तक सेंटेंस पहुंचा तो देन की बजाय क्या होना चाहिए था? कॉमा होना चाहिए था। देन की बजाय क्या होना चाहिए था? सिर्फ कॉमा, ठीक है। एज सुन एज की लाइन में आगे चल के कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिखा जाता। नो सूनर के साथ हम लिखते हैं देन को, और हार्डली हैड के साथ व्हेन को। चलिए, No sooner did I step out of my house than it started raining. जैसे ही मैं अपने घर से निकला, स्टेप आउट मतलब कदम बाहर रखा, स्टेप बाहर रखा,
जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला, इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो जो बात आपके साथ हुई आपने किसी को बोल दी। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसमें बहुत बारीक एक मिस्टेक डाली गई है, देखते हैं बच्चे बताते हैं या नहीं। करेक्ट, 10th करेक्ट बताया जा रहा है। थोड़ा सा फिर से देख लो, रैंडम वॉइस लिखा है, वीडियो लिखा है, रैंडम वीडियोस, एक बार फिर से देखो। होना चाहिए सी, व्हाट होना चाहिए सी, गुरकीर्तन सिंह, कॉमा होना चाहिए सी, ठीक है। छिंदर सिंह चन्नी करेक्ट बताते हैं। देन की जगह हाँ, कॉमा नहीं, 10th की बात हो रही है। नो सूनर डिड आई स्टेप अप ऑफ माई हाउस, लिखा तो यहाँ देन ही है, लेकिन कौन सा देन आना चाहिए, THAN, अभी तक जो यूज़ किया गया वो ये देन था। इस देन का कुछ और मीनिंग होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है ये देन कुछ और कहता है, THAN का मतलब कुछ और होता है। एक बात और सीखने को मिल गई, ये भी ध्यान रखना है, THEN वाला ना लगा दिया गया हो, तो इतनी बारीक चीज़ भी रख देते हैं। वो आएगा देन ही, देख भी रहे थे देन, ठीक है, जल्दी से देखकर आंखें हटा ली, वहाँ लिखा है THEN, इसका मतलब होता है तब। हम ये जो देन यूज़ करते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। पूरे सेंटेंसेस हो जाएं, मैं आपको बताऊंगा। अभी जो बाकी पड़ा था कि नो का मतलब क्या था, सर आप बताने वाले थे ना, नो सूनर करके क्या मतलब निकलता है। आपने वैसे तो बोल दिया, एक बार ये मान लीजिए जैसे ही लिखा है, लेकिन ये जैसे ही तो नहीं लिखा। ओके, हार्डली हैड आई टच द ग्लास व्हेन इट ब्रोक, जैसे मैंने कांच को टच किया ये टूट गया। हार्डली हैड आई टच द ग्लास व्हेन इट ब्रोक, हार्डली हैड आई टच्ड, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके, आखिरी सेंटेंस देखिए, हार्डली डिड आई प्रेस द पावर बटन, हार्डली डिड आई प्रेस, ये तो ठीक लिखा है, डिड के साथ वर्ब की, डिड के साथ वर्ब की, ओके, प्रेस्ड नहीं लिखा, ठीक है, निकल गए यहाँ से। हार्डली के साथ हैड बोलते थे, डिड आ सकता है, ये टीचर ने बता दिया, आ सकता है, डिड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। हार्डली डिड आई प्रेस द पावर बटन ऑफ द रिमोट टू टर्न द टीवी ऑन, पूरा मतलब क्या निकला, जैसे मैंने रिमोट का बटन दबाया टीवी को ऑन करने के लिए, हार्डली डिड आई प्रेस द पावर बटन ऑफ द रिमोट टू टर्न द टीवी ऑन व्हेन ठीक है अपनी जगह, व्हेन ठीक है, क्योंकि हार्डली हैड के साथ, हार्डली डिड के साथ व्हेन का यूज। व्हेन द पावर यानी कि लाइट को हम लाइट नहीं कहते, पावर कहना चाहिए, हम लाइट बोल के काम चला देते हैं। लाइट तो तब भी होती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सूरज की रोशनी भी तो लाइट है ना, तो इसलिए हमें पावर यूज करना चाहिए। व्हेन द पावर गॉन ऑफ, अब पूरे सेंटेंस में बताइए क्या मिस्टेक है, यहाँ मैं 10 सेकेंड्स वेट करूंगा, आपका आंसर क्या कहता है। फिर क्या बन जाएगा, अगर ऑन से पहले हम लगा दें व्हेन को, तो पढ़ा क्या जाएगा, पावर बटन ऑफ द रिमोट टू टर्न द टीवी व्हेन ऑन द पावर, ऐसा नहीं, टीवी ऑन, टू टर्न द टीवी ऑन, टर्न ऑन का मतलब है उसको चालू करना, टर्न ऑफ का मतलब है बंद करना, टर्न द टीवी ऑन, टीवी चालू करने के लिए, वो सही लिखा है, व्हेन भी सही लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सेंटेंस राइट है, ऐसा भी तो हो सकता है सेंटेंस राइट हो। यस, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। वेंट आएगा सर, करेक्ट, मनदीप पवार बोलते हैं, सही उत्तर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, गुरकीर्तन भी कह रहा है करेक्ट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात, सबका उत्तर जो है, सबका आंसर जो है वो सही जा रहा है। यहाँ गॉन की जगह क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए। अब ये सेंटेंस छोटा तो नहीं है, इतने सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, इतने बड़े सेंटेंस में से अगर हम मिस्टेक निकालना सीख गए तो इसका मतलब हम कुछ सीख रहे हैं। 12 सेंटेंसेस हमने किए,
12 के 12 में आपने देखा किस तरह की बात आ रही है, क्या सीखा है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। क्या सीखा सर, कुछ सेंटेंसेस आपने दिए, एक ही मतलब था 3 स्ट्रक्चर्स में लिखे हुए सेंटेंसेस का, मीनिंग एक ही था। एज सून एज आई रीच द स्टेशन, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, आगे चल के कॉमा, आगे द ट्रेन लेफ्ट। फिर आपने उसी बात को नो सूनर से बोला, उसी बात को हार्डली हैड से बोला। फिर हमें यह भी बताया नो सूनर में आगे चलकर क्या आना चाहिए, THAN वाला देन आना चाहिए। हार्डली में आगे चलकर वैन आना चाहिए, एक हमारा ध्यान उधर था। उसके बाद वर्ब की फॉर्म वो गलत करेगा, यहाँ भी हमारा ध्यान था। छोटी बात भी बीच में आई, देन इस तरह का होना चाहिए, स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है, वहाँ भी हमारा ध्यान दिलाया। उसके बाद हमने देखा कि हार्डली के साथ अक्सर हमें हैड लिखा मिलता है बुक्स में, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको अब पढ़ेंगे ऐसे भी मिलेंगे, डिड भी आए। तो नो सूनर के बाद डिड, हार्डली के बाद डिड भी मिल सकता है, नो सूनर के बाद हैड और हार्डली के बाद भी हैड मिल सकता है। हाँ, ज़्यादातर सेंटेंसेस में नो सूनर डिड लिखा होता है, हार्डली हैड लिखा होता है। ज़्यादातर सेंटेंसेस यानी 100 में से अगर हम पढ़ेंगे तो 90 के करीब आपको इस स्ट्रक्चर में मिल जाते हैं। ओके, ये सारा होने के बाद अब देखिए क्या मतलब बनता है नो सूनर का, क्योंकि हार्डली का मतलब तो हम सीख गए, एज सून एज का मतलब भी सीख गए। एज सून एज मतलब जैसे ही, तो सेंटेंस की हिंदी ठीक बन जाती है। हार्डली हैड मुश्किल से अभी यहाँ से भी निकल जाते हैं हम ऐसा बोल के। ये नो सूनर समझ में नहीं आया। नो सूनर के लिए देखिए, नो लिखा है, सूनर लिखा है। पहले आप ये देखिए, ये किसी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लिखी है। सर ये क्या कह रहे हैं, हमें तो पता नहीं होता ये क्या, कैसे सेकंड डिग्री कैसे। आप देखते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। पहले मैं इजी से समझा दूं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा और बड़ा, बिगर सबसे बड़ा, बिगेस्ट। तो ये एडजेक्टिव की या एडवर्ब की डिग्री चल रही है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। यहां जो सूनर लिखा है वो सून की सेकंड डिग्री है, सून, सूनर, सूनेस्ट। ओके, सेकंड डिग्री जब आप बोलते हैं, सेकंड डिग्री जब बोलते हैं आप उसके साथ आगे चल के देन बोलते हैं। आपने नोटिस किया कभी, बेटर देन, योर शर्ट इज बेटर देन माइन, आपकी शर्ट मेरे वाले से अच्छी है। बेटर देन, बेटर के बाद देन बोलते हैं। तो इसका मतलब कुछ सेंटेंसेस से हमें बोलने से या पढ़ने से पता चलेगा, जब आप किसी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री बोल जाते हैं आगे चल के अपने आप ही क्या बोलता है, देन बोलता है। नो सूनर का फिर क्या मतलब हुआ वो भी बता देता हूं। ये बच्चे कंपैरिजन चल रहा है दो एक्शंस का। दो एक्शंस कौन कौन से, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, एक तो आप घर से निकले और उधर से बारिश शुरू हुई, दो एक्शंस हुए, आपका घर से निकलना, बारिश का शुरू होना। तो इसका मतलब ये है कि बारिश का शुरू होना और मेरा घर से निकलने में लगभग बराबरी समझिए आप, फर्क नहीं था। जैसे ही मैं घर से निकला बारिश शुरू हो गई। ये तो हिंदी समझ में आती है, नो सूनर से समझ में नहीं आती, इसलिए ये कंपैरिजन दिया हुआ है। नो सूनर, सून मतलब क्या होता है, जल्दी। इसका मतलब इस एक्शन से ये जल्दी हो गया हो ऐसा नहीं हुआ। नो का मतलब है नहीं। इस एक्शन से, बाद वाले एक्शन से, देन के बाद वाले एक्शन से आप कहीं समझो कि ये वाला एक्शन पहले हो गया था, ऐसा नहीं था। मैं तो जैसे ही निकला बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब यहां से पता चलता है दोनों एक्शंस लगभग बराबर थे। तो वो यही कह रहा है कि बाद वाले एक्शंस की कंपैरिजन में, देन का मतलब होता है ना तुलना, बाद वाले एक्शन की तुलना में पहले वाला एक्शन हो गया ऐसा ना समझें। आप समझे, ना हुआ, नहीं हुआ। नो सूनर, जल्दी नहीं हुआ, वो बराबरी पे हुआ, इसलिए ऐसा लिखा है। तो नो सूनर के साथ हम आगे चल के देन यूज करते हैं। कल से लेकर आज तक आपने क्या सीखा है, एक तो कंडीशनल सेंटेंसेस और एक कि 3 स्ट्रक्चर्स में आने वाली एक ही बात। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है टॉपिक, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं उनको मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताना चाहता हूँ, आपके पास भी वक्त कम है, आप रिवीजन, आपके पास हार्ड मटेरियल का रिवीजन रह जाए
ईजी पहले आप कर चुके हों। तो जो जो आपको समझ में आ जाती है बात, उसको आप पहले रिवाइज करके रख लें ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो। हालांकि पढ़ा मैं टॉपिक वाइज ही रहा हूँ, ये नहीं कि कभी कुछ उठा लिया कभी कुछ उठा लिया। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जो आपके स्कूल टाइम में किए हुए हैं, पैसिव वॉइस, नरेशन, वो आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए जाएंगे, बहुत ही क्लियर उसका मीनिंग निकलेगा, यानी आप कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, इस तरह आएंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, टॉपिक्स को आने दीजिए, जो चल रहा है उसमें आपकी प्रॉब्लम आप बताते जा रहे हैं, हम इसके बाद जा कर के देखेंगे आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो पॉसिबल हुआ कोई डाउट क्लास में आपको बताएंगे, अदरवाइज़ आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम डाल देंगे तो हम वहाँ सॉल्व करके भेज सकते हैं। थैंक यू, खुश रहिए।